हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारी जो क्लास चल रही है क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 और उसका आज हम करने वाले हैं L8 और यही चैप्टर का एंड है। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा है कि हम इसके कुछ MCQs करेंगे, 15-20 क्वेश्चंस ले लेंगे कुछ, है ना, सारे तो नहीं कर पाएंगे लेकिन MCQs कर लेंगे। तो चैप्टर फ्लो कुछ ये रहा है और आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं जैव उर्वरक के सूक्ष्म जीव के रूप में। सूक्ष्म जीव मतलब कि हम जैव उर्वरक यानी कि खाद के रूप में कैसे सूक्ष्म जीवों को यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक खादों के क्या दुष्प्रभाव है, यानी कि ये क्यों यूज करनी पड़ रही है हमें जैव उर्वरक इनकी वजह से। और उसके बाद सहजीवन जीवाणु और मुक्त जीवी जीवाणु के बारे में देखेंगे क्योंकि हम क्या यूज है इनका यहाँ पे। और कवक और साइनोबैक्टीरिया के बारे में भी देखेंगे कि कैसे हम उसको जो है बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज कर रहे हैं। तो छोटा सा टॉपिक है एक जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं और 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसको इग्नोर ना करें, ठीक है। चलिए, क्या है जैव उर्वरक? जैव उर्वरक का मतलब क्या हो गया भाई? बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स की अभी तक हम बात करते आए हैं कि हम केमिकल से बहुत दुखी हो गए हैं भाई, हर जगह केमिकल 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 डाला जा रहा है। तो एक तो हमने क्या तरीका निकाला कि हम रोगों को मुक्त करने के लिए या पीड़कनाशियों को मारने के लिए भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं जो उनको खा जाते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ा। दूसरा हमारी ये समस्या है कि भाई उत्पादन कैसे बढ़ा जाए अगर हम ये केमिकल्स यूज नहीं करें, क्योंकि उत्पादन कब बढ़ेगा? जब प्लांट को प्रॉपरली फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, है ना, कैल्शियम जो उसको चाहिए वो मिलेगा मिट्टी से। उसके लिए तो हम उस पर खाद डालते हैं, वो फर्टिलाइजर्स लाते हैं, लेकिन हम कैसे फर्टिलाइजर्स ला रहे हैं? हम केमिकल ला रहे हैं। अब उस केमिकल से आपको पता ही है नुकसान हो रहे हैं, जो अभी हम देखेंगे भी क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, कुछ तो पता ही है हमें। एनवायरमेंट खराब हो रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है वही, ठीक है। तो अब क्या तरीका है? तो हमने ये सोचा कि जब हम रोगों से मुक्त करने के लिए, डिजीज से रेजिस्ट करने के लिए जब हम माइक्रोब्स यूज कर सकते हैं, तो हम उत्पादन बढ़ाने के लिए भी माइक्रोब्स यूज कर सकते हैं, खाद के रूप में भी माइक्रोब्स यूज कर सकते हैं, और वही हम करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं जैव उर्वरक की। रासायनिक खादों के प्रयोग ने समस्या को और गंभीर बना दिया है, ठीक है। जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं उन्होंने क्या कर दिया है, हमारी जिंदगी में जहर खोल दिया है, क्योंकि है ही जहर। सब्जियों में आ रहे हैं, हमारी पीढ़ियों में जा रहे हैं, कैंसर, एड्स, है ना। कैंसर जनरली, एड्स तो भाई वैसे भी दूसरी तरीके से फैलता है। कैंसर जैसी बीमारियों को फैला रहे हैं, टीबी वगैरह को फैला रहे हैं, कोई जो है हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा इफेक्ट कर पा रहे हैं जिससे कि म्यूटेशन हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों की वजह से हम बहुत इनसे परेशान हो गए हैं। रासायनिक खाद के अधिक प्रयोग से अनेक कुप्रभाव हैं। इसी के कारण जैविक कृषि, जिसको हम आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, सुना होगा आपने, बहुत पॉपुलर वर्ड है आजकल, सब ऑर्गेनिक चीज़ें बनने लग गई हैं। कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। फल आप लेने जाओ, मैंने तो देखा है, फल तो छोड़ ही दो, आप दालें लेने जाओ, नॉर्मल आपकी जो दाल है मान लो कि 100 रुपये किलो है, एक दूसरी दाल पास में पड़ी हुई है, वो है ऑर्गेनिक पल्सेस यानी कि ऑर्गेनिक दाल, उसके भाव है 250 रुपये किलो। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक से बनी हुई है। बताओ, जबकि केमिकल ज़्यादा महंगा आता था, है ना। पहले हम कहते थे कि केमिकल, किसानों को जो है रासायन खरीदना पड़ता है और इसीलिए जो है उनको फिर ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो महंगी आती थी। ऑर्गेनिक खाद, और ऑर्गेनिक में क्या करते हैं? कुछ नहीं, हम जो बायोगैस बनाए थे, है ना, उसी में से जो बचा हुआ, हम कह रहे थे गोबर बचता है जो, उसको क्या करते हैं? खेतों में डाल देते हैं, ताकि, क्योंकि उसमें अभी भी बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन, फास्फोरस, है ना, पोटेशियम, जो मिट्टी को फर्टाइल बना देते हैं। तो हम केमिकल यूज करने की बजाय ऑर्गेनिक चीजें यूज कर रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ यूज कर रहे हैं। गोबर क्या है? ऑर्गेनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, तो वो खाद यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए आजकल जो है ये वही एक चलन होता है कि नहीं पूछते थे तो कोई नहीं पूछता था। आज अब एक ऑर्गेनिक ऐसा नाम चल गया है कि चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई है, जबकि पहले भी वो चीज़ें मिला करती थी, लेकिन वही पॉपुलैरिटी, है ना, फेमस हो जाती है कोई चीज़ तो उसकी प्राइस जो है, डिमांड बढ़ जाती है। सोशल में पढ़ते ही होंगे डिमांड वाला रूल जो आप। तो आजकल ऑर्गेनिक खेती पे बहुत जोर दिया जा रहा है।
ठीक है, रासायनों के बजाय अपनाने तथा जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब है वही कि भाई या तो आप खाद गोबर वगैरह यूज कर लो या कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव अंदर डाल दो, माइक्रोब्स डाल दो, जिससे मिट्टी की उपजाऊता बढ़े। देखेंगे कौन कौन होते हैं अभी हम, के प्रयोग करने हेतु दबाव बना है। ठीक है, इनके दुष्परिणामों की वजह से क्या है, इनके दुष्परिणाम वो देख लो, क्या ये इफेक्ट डालते हैं, यानी कि रासायनिक खादों के क्या इफेक्ट है हम पर, क्या हमें नुकसान हो रहा है जिससे वापस हम हमारी पुरानी खेती की तरफ जा रहे हैं जैसे पहले किया करते थे। इनका प्रभाव मृदा के रसायनों को परिवर्तित कर देता है। मृदा या तो अधिक अम्लीय या क्षारीय हो जाती है। भाई केमिकल्स हैं, कोई केमिकल एसिडिक होता है, कोई बेसिक होता है, अम्लीय क्षारीय। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? हाँ मैम, आप बस बीच बीच में याद मत दिलाया करो कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है भाई, आप कोई भी केमिकल डालोगे तो वो एसिडिक या बेसिक होगा तो वो सॉइल पे गिरेगा तो सॉइल की एसिडिटी या बेसिसिटी में फर्क आ जाएगा, और ये फर्क नुकसानदायक भी हो सकता है, हानिकारक, लाभप्रद भी हो सकता है। लेकिन लाभप्रद कुछ लिमिट तक ही रहेगा, ज्यादातर नुकसानदायक होता है क्योंकि मिट्टी की वो उपजाऊता को धीरे 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 कम करता जाता है। देखो प्लांट है, सजीव है, उसको भी हर चीज की लिमिटेशन है। जैसे आपके खाने में एक नमक ज्यादा हो जाता है तो आप हाहाकार मचा देते हो, अरे आज तो बहुत नमक था मम्मी, ऐसे बोलने लग जाते हो, तो खाना मुश्किल है। कम हो जाता है तो भी मम्मी आज नमक डालना भूल गई क्या, ऐसे है ना, ऐसे हो जाता है। बेचारी मम्मी की कोई नहीं सुनता कि दिन भर काम करती रहती है मम्मी। अभी क्या है, आप इतने सिक्योर हो तो भाई पौधा भी तो है, उसको भी एक फिक्स पीएच चाहिए, है ना। हर चीज़ की एक पीएच होती है, ये तो आप 10th में पढ़ के आए कि हमारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं लिविंग थिंग की वो पीएच पे डिपेंड करती है। कोई एंजाइम किसी पीएच पे काम करता है, कोई एंजाइम किसी पीएच पे काम करता है, तो प्लांट को भी वैसी पीएच चाहिए। अब आप ये केमिकल डाल के आपने या तो पीएच बढ़ा दी यानी कि उसको बेसिक कर दिया या एसिडिक कर दिया, और उसको वो पीएच चाहिए ही नहीं तो फिर वो कैसे ग्रो करेगा। मिट्टी खराब कर दी आपने, तो सब्जी खराब कर दी जैसे नमक डाल के, ऐसा ही कुछ। ठीक है, इनके अधिक प्रयोग से मृदा के गठन पर प्रभाव पड़ता है तथा उसकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है। जल धारण क्षमता मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, कि वो ज्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाएगी तो फिर वो पानी को भी अब्जॉर्ब करने में वीक हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे खत्म होती जाएगी उसकी। चूंकि इनका उत्पादन फैक्ट्री में होता है, अंत प्रदूषणकारी है। जहां पे ये बन रहे हैं केमिकल्स, बताया था आपको, सीवेज प्लांट हमने पढ़ा था कि यहाँ जहाँ पे ये बन रहे हैं वहां से भी तो वेस्ट निकल रहा है, उस वेस्ट में भी ये रासायनिक पदार्थ है, तो वो नदियों में, जमीन पे, जहां पे जा रहे हैं वहां पे पॉल्यूशन फैला रहे हैं। निर्माण हेतु ऊर्जा के संसाधन जैसे कोयला, विद्युत का प्रयोग होता है, साथ ही वह महंगे भी होते हैं। ये रासायन महंगे भी है क्योंकि इनको बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रही है, पहले तो वो बनाएंगी फिर उसको अपने प्रॉफिट के हिसाब से बेचेंगे क्योंकि उनकी भी बिजली जल रही है, उनका भी ईंधन जल रहा है, फ्यूल जल रहा है, तो वो महंगे भी होते हैं। तो दोनों ही चीजें हैं। वर्षा के पानी के साथ साथ खेत से बहकर जलाशयों में पहुंच जाने पर यह जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। मिट्टी तो खराब कर ही दी, अब जब पानी आएगा, मिट्टी से पानी बहकर नदियों में मिलेगा तो नदी को भी प्रदूषित कर देंगे। वह सुपोषण यानी कि यूट्रिफिकेशन, भाई पहले समझाया हुआ है मैंने, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इसे भूल गए हैं। क्या होता है यूट्रिफिकेशन? कि पानी के अंदर, नदी के अंदर क्या होता है, जब कार्बनिक पदार्थ बहुत बढ़ जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहाँ से आ रहे हैं? अभी की अगर हम बात करें तो ये जो रासायनिक पदार्थ हैं ये कार्बनिक ऑर्गेनिक पदार्थ ही हैं, लेकर आ रहे हैं। अभी क्या होता है कि पानी में आपको पता है कौन रहती है, एल्गीज रहती हैं और कुछ प्लांट, फंजाई सब रहते हैं, लेकिन एल्गी की हम बात करें तो एल्गी जो होती है, शैवाल, वो क्या करती है, वो इन कार्बनिक पदार्थों को यूज कर करके अपनी संख्या में धड़ाधड़ वृद्धि करती है और पूरे तालाब पर ऐसे फैल जाएगी। देखा है कभी आपने ऐसा कोई तालाब जहां पे ऐसे बिल्कुल नीला नीला पूरा तालाब नीलेपन से भरा, पानी दिख ही नहीं रहा, पूरे पे नील जमी हुई है? वो क्या है? वो एल्गीज है जो फैल गई है। अब इन एल्गीज, जब ये एल्गी मरेगी भी से, भाई लिविंग थिंग है तो डेड भी होगी, इतनी संख्या में एल्गी है और मरती भी जा रही है, तो जो मर रही है वो भी कहाँ मिल रही है? पानी के अंदर।
तो कार्बनिक पदार्थ और बढ़ रहा है। एक चीज ये, इस प्रक्रिया को यानी कि जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का अत्यधिक हो जाना, किस वजह से? डेड होने की वजह से। एक तो एल्गी के बढ़ने की वजह से, बढ़ के मृत्यु होने की वजह से उसमें कार्बनिक पदार्थ और बढ़ गए, तो उसको बोलते हैं हम यूट्रिफिकेशन, यानी कि सुपोषण। पोषण तत्व बहुत ज्यादा हो गए हैं इसमें, और ज्यादा अति भी, किसी की अतिवृद्धि भी आपको पता है नुकसानदायक होती है। अब ये होगा क्या? ये खुद के लिए तो भाई बढ़ाए जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, पानी को दूषित करते हैं, स्मेल भी आती है। आप कभी नाले वाले से जाते हो जहाँ पे ऐसी एल्गी जमी हुई है, आपको बहुत गंदी स्मेल आती है, वो इसीलिए सुपोषण हो रखा है, वहाँ पे यूट्रिफिकेशन हो रखा है। दूसरी चीज, ये पूरी को कवर कर देते हैं, तो नीचे जो फिशेज हैं बेचारी, जो दूसरे एनिमल है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्योंकि इन्होंने ऊपर लेयर बना दी है। भाई ऑक्सीजन आना जाना बंद हो रखा है, पानी में ऑक्सीजन की कमी है, तो धीरे धीरे मछलियां भी मरने लग जाती है, और फिर वही गंदगी फैल जाएगी, सड़ जाएगा। इस चीज को कहते हैं यूट्रिफिकेशन। ठीक है, ये पढ़ा है हम चैप्टर 1 या 2 में, शेवाल पढ़े थे, वहां पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लिया। ठीक है, चलो, ये पीछे क्वेश्चन भी है चैप्टर 1 या 2 की कि सुपोषण क्या होता है। ब्लूम जिसको कहते हैं, ब्लूम है ना, ब्लूम वर्ड दिया वहां पे, एल्गी ब्लूम। तो भाई क्या होगा? यूट्रिफिकेशन हो जाएगा वहां पे नदी में, और वही जो मैंने कहा, ऐसे हालात हो जाएंगे। साथ ही रासायनिक खादों के उपयोग से उत्पादन में अल्प अवधि वृद्धि होती है। भाई आप कोई केमिकल डाल रहे हो, 1 साल तो आपको अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया गेहूं आ रहे हैं, चावल आ रहे हैं, लेकिन ये बस थोड़ी सी खुशी है। उसके बाद कुछ सालों बाद आपकी मिट्टी खराब होने वाली है, और फिर ये उसकी उपजाऊता कम होने वाली है, और फसल की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो ये पल भर की खुशी है, फिर तो दुख ही दुख है। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए कुछ सूक्ष्म जीवों को हम यूज करेंगे इन सब जो हमारे इफेक्ट है उनको हटाने के लिए। कुछ सूक्ष्म जीवों में इस वायुवीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता होती है। इनके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। देखो, प्लांट को सबसे ज्यादा कुछ चाहिए तो वो चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये बेसिक चीजें हैं प्लांट की, जो उन्हें ग्रोथ के लिए मेनली चाहिए होती है। अब ये बात पहले भी मैंने पता नहीं आपको बताई है, या पता भी होनी चाहिए आपको, कि प्लांट जो होते हैं वो हमारे वायुमंडल में 98% नाइट्रोजन है, ये तो पता है ना। अब ये प्लांट डायरेक्ट एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन इनके बस में नहीं आती। इनको चाहिए कि कोई नाइट्रोजन मेरे को मिट्टी में मिला के दे दे, ऐसे तो मैं नहीं खाऊंगा। होते हैं ना, हम कुछ सब्जियां जो हमारे लिए जरूरी होती है, तो मम्मी फिर उनको किसी में मिक्स करके देती है, ले बेटा पिज्जा खा ले, उसमें उसके बहाने तो शिमला मिर्ची तो खाएगा, है ना। तो ये कहते हैं कि भाई हमको वहां से हम डायरेक्ट नहीं ले पाते, असक्षम होते हैं, तो इनको मिट्टी में मिली हुई चाहिए। अब मिट्टी में मिली हुई नाइट्रोजन जो है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे कुछ माइक्रोब्स हैं जो ऐसा काम करते हैं कि नाइट्रोजन को लेके नाइट्रेट में बदल देते हैं, और वो नाइट्रेट अमोनिया में बदलने के कारण प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाती है ना, वो अच्छे से अब्जॉर्ब करेंगी, अवशोषित कर लेंगी, तो हमारा प्लांट जो है वो खुश हो जाएगा। हा नाइट्रोजन मिल गई। तो इनकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये सब पढ़े हुए आपने कभी ना कभी। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें 2 जीव साथ में रहते हैं। ये इकोलॉजी में फिर आने वाला है भाई। 2 जीव साथ में रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, है ना। कि जैसे हमने कवक और शैवाल में लाइकेन पढ़ा हुआ है। शैवाल जो है वो खाना बना के कवक को देता है, कवक मिट्टी से उसको फास्फोरस और ये अवशोषित करके देती है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले वो भी आएगा इसमें। लेग्यूमिनस इस कुल के पौधे जैसे कि मटर, चना और जितनी भी आपकी दालें हैं, पौधों की ग्रंथित जड़ों में राइजोबियम नामक सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। कौन से जीवाणु? राइजोबियम। ये सब पढ़े हुए हैं आपके। राइजोबियम जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को बदल के नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं और मिक्स के अंदर
सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं, जिसको प्लांट अच्छे से अब्जॉर्ब कर जाते हैं, नाइट्रेट यौगिकों में या अमोनिया में। इसमें यह जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को पौधों द्वारा प्रयोग किए जा सकने योग्य रूप में बदल देते हैं। ठीक है, मिट्टी में रहते हैं ये, और है फ्री लिविंग, मतलब कि इनको किसी से लेना देना नहीं, ये अपने मजे से रह रहे हैं और नाइट्रोजन को लेके मिट्टी में मिला रहे हैं। इनका कोई सहजीवन नहीं है। जैसे राइजोबियम तो सहजीवन में रह रहा है, वो क्या कर रहा है, वो प्लांट से बदले में खाना वाना ले रहा है और उसको बदले में कुछ दे रहा है। ये मुक्त जीवी है अपने, मतलब सोशल वर्कर्स है, ऐसा कह सकते हैं, सामाजिक जो लोगों का भला करते रहते हैं। ठीक है, वो वाले हैं ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया। मृदा में रहने वाले कुछ मुक्त जीव जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों द्वारा प्रयोग किए जा सकने योग्य लवणों में बदलकर मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध कर देते हैं, मतलब नाइट्रोजन यौगिक बढ़ा देते हैं उसमें। उदाहरण है एजोस्पोरिलियम तथा एजोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, ये सारे नाम सुने होंगे आपने, नाम याद रखने, 2 रख लो। एजोबैक्टर ये तो आपको बहुत भारी लग रहा होगा, ये एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम याद रख लो। तो ये मुक्त जीवी हो गए। फिर बात कर लेते हैं कवक, जो कि मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको सहजीवन में, कि कवक भी क्या करती हैं, कई प्लांट्स के साथ जड़ों में रहकर, जैसे कि एल्गी के साथ भी रहती है, लेकिन कुछ हायर कैटेगरी के प्लांट्स के साथ भी रहती है, जैसे पाइनस, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, कोरोइड रूट्स पढ़ी होंगी, है ना। बहुत दुखी की बात है मैम कि आप जो भी बोल रही हैं कोरोइड रूट और हमें नहीं आता, क्लास 11 पढ़ लो थोड़ी सी साथ साथ, है ना, अगर कंपटीशन देना है। तो क्या होती है, कुछ फंजाई होती है, फंजाई का रिलेशन एल्गी से भी, शैवालों से भी होता है, लेकिन यहाँ हम जो बात करने वाले हैं वो प्लांट्स की बात करेंगे, बड़े हायर कैटेगरी के प्लांट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, माइकोराइजा जिसको कहते हैं, क्या है माइकोराइजा, पेड़ बोल दूं या पादप बोल दूं, कोई बात, कोई गड़बड़ तो नहीं है। और कवक में संबंध, उसको क्या कहते हैं, माइकोराइजा। संबंध कैसा है, सहजीवन वाला ही है, ये भी एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, साथ साथ रहना, सहजीवन का मतलब साथ साथ एक दूसरे को पहुंचा के, जन्म जन्म का साथ है जिनका। ठीक है, किसी कवक व उच्च वर्ग के पादप, हम यहाँ एल्गी की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, उच्च वर्ग के जड़ों के बीच का सहजीवन संबंध माइकोराइजा कहलाता है। ठीक है, अनेक फंजाई पौधों के साथ इस प्रकार का सहजीवन संबंध बनाते हैं। कवक साझेदार, यानी कि जो उसका पार्टनर है ना, उसका जो पार्टनर है, भूमि से खनिज लवणों विशेषकर फास्फोरस अवशोषित करने में दक्ष होता है। क्या होता है कि नॉर्मल हमारा ये मान लो कोई पेड़ है, इसकी जड़ें हैं, इन जड़ों में क्या रहेंगे, इसके कवक लिपट जाएंगे चारों ओर। ये कवक क्या करेंगे, वही जो इनका काम है, ये मिट्टी के अंदर फास्फोरस, नाइट्रोजन ऐसे यौगिकों को बनाएंगे खुद सड़ के, है ना, क्योंकि ये क्या करते हैं, मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन, मिट्टी के कणों को जो है मिट्टी की ह्यूमस लेयर जो होती है जिसको हम कहते हैं, उसमें से नाइट्रोजन फास्फोरस को मिक्स करते रहते हैं, क्योंकि ये मृतोपजीवी है, मृत चीज़ों को खाते हैं ये, और फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसी चीज़ें निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करते रहेंगे, कार्बनिक पदार्थों को सिक्रीट करते रहेंगे, सॉइल में मिलाते रहेंगे, सॉइल में मिलाते रहेंगे तो प्लांट को वो मिलती रहेंगी। बदले में लेंगे क्या, बदले में, क्योंकि कवक आपको पता है प्रकाश संश्लेषी नहीं होते, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, तो अभी उनको क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि देख अपना हिसाब करते हैं, तू प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, मैं प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, तेरे को नाइट्रोजन फास्फोरस जमीन से चाहिए जो तू वैसे नहीं ले सकता, तो मेरी मदद चाहिए। तो अपन एक सौदा करते हैं, एक साझेदारी करते हैं, मैं तेरे को सॉइल के अंदर मिला मिला के कार्बनिक पदार्थ दूंगा, तो मुझे जो खाना बना रहा है वो अवशोषित करने देना। तो वो कहता है चल ठीक है, तू मेरी जड़ों में रह जा, वहाँ पे लिपट जा, जो भी वहाँ पे आता रहे तो उसको अवशोषित करते रहना, जितना तेरे को चाहिए ले लेना। तो बस यही काम हो रहा है यहाँ पे। और हम किसकी बात कर रहे हैं, उच्च वर्ग के पेड़ों की, अभी शैवालों की बात नहीं कर रहे। ठीक, तो ये दोनों कैसे रहते हैं, सहजीवन में रहते हैं। अभी इसमें भी एक ट्विस्ट है, बताएंगे आपको। चलो, यह खनिज का अवशोषण कर पौधों को देते हैं। ठीक है, अवशोषित कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, अवशोषित करके जड़ों को दे रहे हैं कि ले तेरा काम कर देता हूं मैं, पौधों को दे देते हैं। बदले में कवक पादप से कार्बनिक भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, वही
जो बना रहा है प्लांट उसको ले लेंगे। इसी को सहजीवन कहते हैं। कवक वंश में भाई ये ध्यान रखें जरा, पूछा जा सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं। कवक वंश में जनरली जो ग्लोमस प्रकार का वंश है, जीनस है, के कवक अनेक सदस्य माइकोराइजा का निर्माण करते हैं, है ना। ये देखो ऐसे, ये जड़ों के अंदर फंगस फैली हुई है, ये एंडो माइकोराइजा है, एक एक्टो भी होता है, अभी बताती हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से ये जड़ों के अंदर फैले रहते हैं। ये जड़ों को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा हुआ है तब पता चलता है। हाँ, मैं पाइनस की बात कर रही थी, वहाँ आती हूँ मैं, थोड़ा सा बात करते हैं। माइकोराइजा पाइनस जैसे है ना, जो चीड़ है जिसको कहते हैं, उन सब के जड़ों के अंदर कवक जो है वो रहती है और सहजीवन करती है, ठीक है। लेकिन ये कवक दो तरह से रहती है। माइकोराइजा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है एक्टोमाइकोराइजा और दूसरा है एंडोमाइकोराइजा। इसकी कहानी सुन लो। देखो कुछ जो होते हैं, जैसे मान लो ये पेड़ है और ये इसकी जड़ें, अगर कवक यानी कि फंजाई इस रूट्स के ऐसे बाहर बाहर लिपटी हो, बस मतलब लिपटी बाहर रहती है और वहीं से अवशोषण करती रहती है जो इनको चाहिए और आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्टो माइकोराइजा। लिख दोगे पीछे का। लेकिन मान लो वही पेड़ है, वही पेड़ और वही पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, ठीक है। अभी ये पेड़ है, इसमें क्या है, अब मैं रूट्स को थोड़ा मोटा बना रही हूँ क्योंकि मेरे को अंदर बनाना है काम काज की चीज़ें। ये इसकी रूट है, बहुत बड़ी बड़ी बना रही हूँ मुझे पता है, लेकिन दिखाने के लिए बनानी पड़ेगी। ऐसा समझ लो कि मैंने इसको माइक्रोस्कोप में देखा है। अब इसमें क्या है, जो कवक होती है वो बाहर तो रहती है, लेकिन अपने हाइफा समझते हैं, कवक के अंदर माइसीलियम होता है, हाइफा होते हैं, है ना, कवक तंतु जिसको कहते हैं, वो इन रूट्स के अंदर पहुंचा देती है ऐसे। एक हमने वो पिछले वाले टॉपिक में ट्राइकोडर्मा कवक भी देखी थी, वो भी ऐसे ही करती है, रहती है इसके साथ, ठीक है। तो ये अंदर पहुंचा देती है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये मोटी मोटी सी फुली हुई सी रूट्स दिख रही है, इनकी रूट्स का साइज भी बढ़ जाता है। ये नॉर्मल है, वो पतली रहेगी बाहर वाली, जिसमें अंदर घुस जाती है उनकी रूट चौड़ी हो जाती है, ऐसे कई बार तो गिठाने भी बन सकती है, ऐसे ऐसे नोड्यूल्स जिनको कहते हैं। वैसे लेग्यूमिनेसी में देखने को मिलती है नोड्यूल्स, क्योंकि वो वाले जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु, वो नोड्यूल्स बनाते हैं। तो ये होता है एंडो, क्योंकि अंदर है, जड़ के अंदर है, तो ये हो गई एंडोमाइकोराइजा। ठीक है। पाइनस वाइनस में ये एक्टो वाली पाई जाती है, पाइनस चीड़ जिसको कहते हैं। अच्छा, इन वाली रूट्स में ये थोड़े हायर कैटेगरी के एनिमल्स में आपको मिल सकती है जनरली, जैसे कि ऑर्किड्स, ऑर्किड्स के अंदर, इसमें अंदर होती है जड़ों के अंदर। एक चीज और मैं जो बताना चाह रही थी, इनको वैम भी कहते हैं। वैसे आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नाम थोड़ा सा ध्यान रखो, वस्कुलर एसोसिएटेड माइकोराइजा, क्योंकि ये अंदर वस्कुलर बंडल्स के अंदर घुस जाती है, मतलब जड़ों के अंदर घुस गई। तो जड़ों में क्या है, वस्कुलर बंडल ही तो है, जाइलम फ्लोएम, है ना, टिश्यूज तो हैं सारे, तो वैम भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, इतना जरूरी नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया की, जो तो आपने सुने ही होंगे। साइनोबैक्टीरिया जो कि मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। एक कई बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैम एक तरफ आप बैक्टीरिया कहते हो, एक तरफ आप एल्गी कहते हो, क्यों कहते हैं मैम? क्योंकि बच्चों ये है बैक्टीरिया, लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं, ये है एल्गी ही, एल्गी की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं ये, इसलिए फिर इनको एल्गी भी बोला गया है ना। और एक तरफ बैक्टीरिया भी बोल देते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ये रिलेटिवली, लेकिन एल्गी की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं और एक कोशिकीय होते हैं, इसलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह देते हैं। मोनेरा के अंतर्गत ही पढ़ते हैं वैसे हम इनको,
ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया, तो भाई साइनोबैक्टीरिया भी यही काम करते हैं, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट अमोनिया में बदल के सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। ये सब आपने पढ़े होंगे साइकिल्स, नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, है ना, ये सब चीज़ें पढ़े होंगे कि नाइट्रेट, पहले नाइट्रोजन को अमोनिया में, अमोनिया को नाइट्रेट में, फिर नाइट्रेट को नाइट्राइड में, फिर वापस डीनाइट्रिफिकेशन भी करते हैं कई बैक्टीरिया जो वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन दे देते हैं। तो ये सारा साइकिल आपने पढ़ा होगा, उसी का एक पार्ट है साइनोबैक्टीरिया। इनमें से अनेक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, इनमें से अनेक में मतलब साइनोबैक्टीरिया के सारे नहीं, कुछ नाम है जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, इनमें होती है, ठीक है। इनमें मुख्य है एनाबिना, ठीक है, नॉस्टॉक व ऑसिलेटोरिया, नाम सुने होंगे आपने, पहचानते होंगे इनको, क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा। ये नॉस्टॉक का फोटो है। अगर आपको ध्यान हो तो नॉस्टॉक में हम कहते हैं कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें अलग सी कोई मोटी सी एक कोशिका जो यहाँ पे भी आपको दिख रही है, ये पूरे इसके थ्रेड्स हैं, इसके बंडल है ना, ये पूरे ऐसे फॉर्म में ही रहता है, ये चेन की तरह नॉस्टॉक है ये। और इसमें कुछ स्पेशल कोशिकाएं पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोसिस्ट। सिर्फ नॉस्टॉक की बात कर रहे हैं, हिस्टोसिस्ट। हिस्टोसिस्ट क्या होती है, ऐसा कहते हैं कि नॉस्टॉक के अंदर कुछ स्पेशल प्रकार की सेल पाई जाती है जो नॉर्मल सेल से डिफरेंट होती है, और यही हिस्टोसिस जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, सिर्फ नॉस्टॉक में। एनाबिना में ऐसा कोई हिस्टोसिस जैसी संरचना नहीं है, ठीक है, नॉस्टॉक में मिलती है, लेकिन वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक तो समझ ही गए होंगे, बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये वही नाइट्रोजन दे रहे हैं, इनको कार्य करते हैं। साइनोबैक्टीरिया को सामान्य रूप से नील हरित शैवाल भी कहा जाता है, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अतिरिक्त मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में भी वृद्धि करते हैं, अतः मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं, ठीक है। ये है नॉस्टॉक, एनाबिना। धान के खेत, धान तो समझ गए आप, चावल के खेतों में इनको जानबूझ के डाला जाता है, क्यों? क्योंकि जो चावल है, आपने अगर कभी चावल की खेती देखी हो तो चावल के खेतों में पानी भर भर के रखा जाता है ना, क्यारियां बना के, उनको पानी बहुत चाहिए होता है, तो उनमें ये नॉस्टॉक और एनाबिना जनरली और नॉस्टॉक डाला जाता है। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और चावल को नाइट्रोजन बहुत चाहिए होता है, और साथ में दूसरे कार्बनिक पदार्थों को भी क्या करता है, ये देता है, ठीक है। तो सॉइल जो चावल है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और हमारे कॉलेज में जो है, हम नॉस्टॉक जब देखना था तो ऐसे चावल के खेतों में गए थे, वहाँ पे हमारे सर ने हमें वहाँ से ढूंढ के निकाल के पानी लाए थे। भाई उसमें तो हमें दिख नहीं रहा था नॉस्टॉक है या नहीं, लेकिन 2-4 जगह से पानी लाए थे, उसमें मिला था, हमें माइक्रोस्कोप के अंदर हमने देखा था। ऐसा ही दिखता है, देखोगे कॉलेज वगैरह में करोगे तब। तो यही है हमारे जैव उर्वरक, और इसी तरह हम जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक खेती करके प्रदूषण को रोक सकते हैं, रासायनों को की यूज को। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सबको मिस नहीं करनी है, क्योंकि कल हम करने वाले हैं इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज, और जो बैच से जुड़े हुए हैं उनके पास तो भाई एमसीक्यूज का खजाना है, क्योंकि 3 या 4 पार्ट्स होते हैं एमसीक्यूज के, तो कम से कम 60 क्वेश्चंस तो मिनिमम उसमें हो जाते हैं। उसके अलावा कल और देखेंगे, तो मिलेंगे अगले। और हाँ, टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं आप ऐप पर, जो कि आपको पता है हर चैप्टर के होने के बाद उसका टेस्ट डल जाता है, तो वहाँ पे टेस्ट जरूर दीजिए। लेकिन टेस्ट देने से पहले आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में एमसीक्यूज के साथ।